गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। अभी हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इन सॉलिड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने सिलेंडर पढ़ लिया है ना। क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ लिए हैं। ऑलराइट, ठीक। तो अब इस चैप्टर में आगे हमको पढ़ना है शंकु यानी कि कोन। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, आपको अभी तक जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसके बेस पे क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए गए हैं एक्सरसाइज में। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं जहाँ पे आपको क्या कहेगा, किसी एक फिगर से दूसरा फिगर बनाया जा रहा है। ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, क्यूब है, इसको गलाकर कुछ और बना रहे हैं, सिलेंडर बना सकते हैं। ठीक, सिलेंडर है, इसको गलाकर क्यूबॉइड बनाया जा सकता है। ठीक है, क्यूबॉइड को गलाकर शंकु बनाया जा सकता है। तो ऐसे सारे सवालों में आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आयतन को बराबर करना है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो आयतन को बराबर करना है तो आप एक फिगर से दूसरे फिगर का डायमेंशन निकाल पाओगे। समझ में आया क्या? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जहां आपको दिखे आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। और इसके साथ आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं वो, और इनको सॉल्व कर कर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक चालू करेंगे शंकु यानी कि कोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 रीड करेंगे। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. ठीक है, हिंदी में बता दूं, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसमें आपका शेप क्या है, उस हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम का सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, लंबाई 28 मीटर की है और डायामीटर 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपको क्षेत्रफल बताना है किसका, रेडिएटिंग सरफेस, जहां से उष्मा क्या है, ट्रांसफर हो रही है पानी में। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है। डायग्राम में देखेंगे बच्चों, तो ये एक पाइप आपको बता रहा है, ये क्या है, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है। इसके अंदर से पानी बह रहा है या पानी रुका हुआ है, ये नहीं बताया है हमको। ठीक है, कि बह रहा है या रुका हुआ है। ऑलराइट, फिलहाल ये बोल रहा है आपको कि आप बताइए कि रेडिएटिंग सरफेस, जहां से पानी में क्या जा रहा है, पानी में क्या जा रहा है, ऊष्मा जा रही है, हीट जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएटिंग सरफेस, जो रेडिएट कर रहा है। ठीक है, एनर्जी को। तो रेडिएटिंग सरफेस का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए केस 1 हम मान लेते हैं। यहाँ पे 2 केसेस लगेंगे। क्यों 2 केसेस लग रहे हैं बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिया है, आपको बताया नहीं गया है कि किस टाइप का रेडिएटिंग सरफेस है। मतलब अगर आप इसको देखो, मान लो ये वही हॉट वाटर पाइप है। ठीक है, अब आप समझो इसको कि हो सकता है अगर इससे पानी फ्लो हो रहा हो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 28 मीटर की है, तो रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ही रेडिएट करेगा। साइड से और साइड से कोई रेडिएशन ट्रांसफर होगा क्या, कोई हीट ट्रांसफर होगी नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ से खुला हुआ है। ठीक है, अगर ये पाइप है जिससे पानी अंदर से बह रहा है, इन केस अगर मान लो पानी इसके अंदर है, स्थिर है, ठीक है, तो रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा, यहाँ कैप लगा होगा, ढक्कन बंद होगा, यहाँ भी कैप लगा होगा। तो अब आपका टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या हो जाएगा, केस 2 में बोल रहा हूँ कि टोटल कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, साथ में ये दोनों कैप का एरिया भी क्या आ जाएगा, रेडिएटिंग सरफेस में आ जाएगा। ऑलराइट, समझ रहे इस बात को? तो रेडिएटिंग सरफेस आपको क्या लेना है, केस 1 में लेना है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को, केस 2 में लेना है टोटल सरफेस एरिया को। समझ रहे हो? तो केस 1 के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले केस 1 के लिए एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस इक्वल टू क्या लोगे आप, सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है आपका, लेकिन यहाँ पे 2 आर क्या हो जाएगा, डी, तो मैं लिख सकता हूँ पाई डी एच। ठीक है, तो पाई आप जानते हो वैल्यू 22/7। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी, डायमीटर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर का। और वैसे ही आपको हाइट क्या दी गई है, 28 मीटर्स। ध्यान दो बच्चों, ये 28 मीटर्स है, तो इसमें मैं 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये भी क्या हो जाए, सेंटीमीटर हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 22 गुणा 5 मतलब कि 110 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 400। ठीक है, ये कितना आ गया, 44, 1 2 3। ठीक है,
तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा, ध्यान दो बच्चों, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेना पड़ेगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। इस चीज को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या देख सकते हैं, 44,000 गुणा 1 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1/10,000। ठीक, अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो ये 30 गए, इसको बोल सकते हैं 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका रेडिएटिंग सरफेस हो जाएगा अगर आप क्या लोगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लोगे। समझ रहे हो, केस 2 में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। केस 2 में हम क्या लेंगे, केस 2, एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस बराबर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया और साथ में अगल बगल के दो कैप्स, यहाँ के और यहाँ के। तो टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा टू पाई आर आर प्लस एच, यही होता है। तो ये वैल्यू रख दो, 2r को आप क्या बोल सकते हो, डी बोल सकते हो। ठीक है, 2r मतलब डी, तो पाई हो गया 22/7, रेडियस इंटू 2 मतलब क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर डायामीटर। ठीक है, और रेडियस क्या है आपका 5/2 है, सॉरी। ठीक है, 5/2, और साथ में हाइट ले लो आप। हाइट कितनी है आपको, 28 मीटर, यानी कि 2800 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन काफ़ी इसके पास ही आएगा, ये वाली वैल्यू इसके पास ही आएगा, 44,000 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू एग्जैक्टली कितनी मिल जाएगी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ 44,039.29। ठीक है, क्वेश्चन बताने का पर्पस क्या था, क्वेश्चन आपको घुमा कर भी पूछ सकता है। ठीक है, कैसे घुमा कर पूछ रहा है देख लो। ठीक है, कंडीशन क्लियर नहीं है इसलिए हम लोगों ने दोनों सरफेस को समझा है। अगर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछेगा तो देखो 44039 और यहाँ पे 44,000, तो सिर्फ और सिर्फ कितने का फर्क आ रहा है, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर का फर्क आ रहा है। देख सकते हो कारण, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ क्या है 28 मीटर्स में है। ठीक है, तो ये काफ़ी पतली पाइप है, इसीलिए अगर आप चाहो तो साइड के एरियाज को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। दिस आंसर इज वेरी वेरी सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर के साथ जा रहे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करेंगे बच्चों। द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड। ठीक है, इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ। The frame has a base diameter of 20 centimeter, height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. ठीक है, एक लैम्प शेड है जिसको डेकोरेटिव क्लॉथिंग से हमको क्या करना है, ढकना है। समझ रहे हो, और आपको क्या लेना है, इसकी लंबाई कितनी लेनी है, 30 सेंटीमीटर की, और आधार का जो क्या होगा, व्यास होगा, है ना, वो आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर का। और आपको कह रहा है कि जो लंबाई होगी उसमें मार्जिन छोड़ना है आपको, मतलब एक्स्ट्रा क्लॉथ छोड़ना है 2.5 सेंटीमीटर का दोनों तरफ, ताकि आप क्या कर सको, उसको ऊपर और नीचे से फोल्ड कर सको लैम्प शेड के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितना कपड़ा चाहिए होगा, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक सिलेंड्रिकल लैम्प शेड है बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो बेस है, बेस यानी कि आधार, ठीक है, तो आधार का आपको व्यास दिया गया है, डायामीटर दिया गया है, कितना है 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको इस लैम्प शेड की हाइट दी गई है। हाइट कितनी है आपकी, हाइट है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये आपका हो गया गिवन डेटा। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको इस लैम्प शेड को ढकना है कपड़े से, डेकोरेटिव क्लॉथिंग से। मतलब अगर ये लैम्प शेड है तो मुझे इसको क्या करना है, राउंड करना है, किससे, कपड़ों से। ठीक है, तो आप समझ लो कि कितना एरिया कपड़े से ढकाएगा, ये वाला एरिया ढकाएगा कपड़े से। ठीक है, ये वाला एरिया पूरा कपड़े से ढका जाएगा। ध्यान दो बच्चों, ये पूरे सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, पूरे कर्व सरफेस की बात कर रहा हूँ जो कि आपका कपड़े से ढक जाने वाला है। और आपसे क्या कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ो नीचे और 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ो ऊपर, ताकि आप क्या कर सको, उसको फोल्ड कर सको। समझ रहे हो, लैम्प शेड को ढकते वक्त।
तो आप देख लो बच्चों, हाइट अगर आपकी 30 सेंटीमीटर थी लैंप शेड की, 2.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी पूरी? ये हो जाएगी आपकी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाता है? 35, है ना। तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी? गिवन हाइट ऑफ लैंप शेड बराबर कितना है? h बराबर क्या आ जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ क्लॉथिंग अगर आप निकालोगे, क्लॉथ बराबर क्या आ जाएगा? h प्लस 2.5 प्लस 2.5, यानी क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। इसको मैं h से डिनोट कर रहा हूँ, बड़े h से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? ऊंचाई है कपड़े की, तो वो बढ़ गई। और आपको साथ में क्या दिया है? आधार दिया है। आधार आपका कितना है? बेस डायामीटर यानी कि आधार का व्यास कितना है आपका? d। ये आपको दिया 20 सेंटीमीटर का। तो आपसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ क्लॉथ बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्लॉथ बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आ जाता है आपका 2πr/h। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2πr/h। अब 2r क्या होता है? d होता है, तो मैं लिख सकता हूँ π/d/h। पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर की वैल्यू 20, हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35। ध्यान दो बच्चों, कपड़े की हाइट में क्या ले रहा हूँ? 35 ले रहा हूँ, 30 नहीं ले रहा हूँ। ऑलराइट, तो 7 5 35। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 110 गुणा 20, यानी कि हो जाएगा 2200, है ना, 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कपड़े का एरिया जो रिक्वायर्ड है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बताने का भी पर्पस वही था कि क्वेश्चन आपको घुमा के जानकारी दूसरे तरह से देकर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा इन सारे क्वेश्चंस में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 27 रीड करेंगे बच्चों। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। If the bowl is filled with soup up to a height of 4 centimeter, how much soup to the hospital is required to prepare daily to serve 250 पेशेंट्स? ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि एक हॉस्पिटल है जहां पेशेंट को सूप दिया जाता है। सूप एक सिलिंड्रिकल यानी कि एक बेलन के आकार के कप में दिया जाता है। ठीक, कहाँ तक भरा जाएगा? उसको 4 सेंटीमीटर हाइट तक भरा जाएगा सूप से, और उसका बेस का डायमीटर कितना है? सिलिंड्रिकल बोल का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तब आप बताइए कि कितना सूप रिक्वायर्ड है 250 पेशेंट के लिए? हॉस्पिटल को कितना सूप बनाना होगा? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों, ये आपका कप है जिसमें सूप दिया जाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि सूप को किस हाइट तक भर रहे हैं हम? 4 सेंटीमीटर हाइट तक भर रहे हैं। तो मान लो आपका सूप फिल करने के बाद कहाँ तक आएगा? ये 4 सेंटीमीटर तक आएगा। ठीक, बेस का डायमीटर कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि आपको बोल का डायमीटर कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। और अब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या कितनी दी गई? 250। तो आप बताइए टोटल सूप कितना रिक्वायर्ड है? तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले दिए गए जानकारी अनुसार सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले त्रिज्या लिख लेते हैं या व्यास लिख लेते हैं। व्यास, ठीक है, या इंग्लिश में लिख लो डायमीटर ऑफ बोल कितना है? डी लिख लो, बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार से हाइट अप टू विच सूप इज फिल्ड। ठीक है, जिस गहराई तक हम लोगों ने सूप डाला है बर्तन में, वो क्या है? 4 सेंटीमीटर की है। उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? एच से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट भी कितना दिया हुआ है। चलो लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी कि मरीज कितने हैं? मान लो ये n है, n बराबर कितना है? 250। तो अब आपसे पूछ रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ सूप रिक्वायर्ड, सूप
रिक्वायर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, है ना, कुल पेशेंट की संख्या, और सूप रिक्वायर्ड फॉर वन पेशेंट, सूप रिक्वायर्ड फॉर वन पेशेंट। समझ रहे हो, एक मरीज को कितना सूप लग रहा है, और उसको अगर आप टोटल मरीज की संख्या से गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये टोटल सूप रिक्वायर्ड आ जाएगा, है ना। कुल मिला के हम यहाँ वॉल्यूम की गणना कर रहे हैं, यानी कि आयतन। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, n, और वॉल्यूम, एक व्यक्ति को क्या वॉल्यूम लगेगा, इसके आयतन के बराबर लगेगा, है ना। ध्यान दो बच्चों, आयतन पूरा नहीं लेंगे कब का, क्योंकि पूरी की जानकारी दी भी नहीं गई है। 4 सेंटीमीटर के हिसाब से ही आयतन लेना है आपको। तो आयतन क्या आ जाता है, आयतन का फॉर्मूला पता है आपको, सभी जानते हैं आयतन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आपका आयतन का फॉर्मूला है। आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, d/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास डायमीटर है। तो n इंटू पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर, और साथ में h। ठीक, वैल्यूज रखो, आंसर निकालो। तो n कितना है आपका 250, पाई क्या है 22/7, डायमीटर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, 0.2 का होल स्क्वायर, और साथ में हाइट क्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 250 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 4, 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच गया आपके सामने वैल्यू 250 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चों, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो 1450 ये आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इसको 250 से गुणा करना है। ठीक, तो 250 से गुणा करना मतलब 100 से गुणा करना बटा 4 करना है ना। तो सीधे मैं वही कर लेता हूँ, 100 से गुणा करके 4 से बटे कर दूंगा। समझ रहे हो, आप इसको ऐसे समझो, 1540 इंटू 250 नहीं है, 15400 इंटू 225 है। और इसको सॉल्व करना है तो बड़े आसानी से आ जाएगा आपका, 4 से भाग दे दो पहले, 4 तियाँ 12, 4 अट्ठे 32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, 4 5 20, 0। ठीक है, और आपका आ जाएगा 00, तो ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। तो ये मेथड आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या किया है कैलकुलेशन के साथ, वो भी आपको पता होगा। ठीक, तो आप सभी इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सभी बच्चे बना लेंगे इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, पिछले साल आपने पढ़ा हुआ है, वही चीज़ मैं थोड़ा रिपीट कर दूँ आपके सामने। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे आपने क्या किया है, 2 त्रिज्याएं बनाई है। ठीक है, तो आप जानते हो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच में बनने वाले क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। यानी कि 2 रेडियस, और रेडियस के साथ एक क्या लेंगे, आर्क लेंगे, तो एरिया बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियस इज कॉल्ड एज सेक्टर। तो आप इस सेक्टर जो मैंने हैश किया हुआ है, इस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। तो आपने इसके लिए एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा है कक्षा 9वीं में। ठीक है, तो मैं वही चीज आपको लिखकर बता देता हूं एक बार। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, अनुपात ले लो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल बराबर आ जाएगा आपका क्या, आर्क लेंथ, और बटे में आर्क लेंथ के साथ क्या आएगा, नीचे में वृत्त का परिधि, है ना। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, इस साल भी पढ़ा होगा, पिछले साल भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हिंदी में समझने में दिक्कत जारी हो तो बच्चों ध्यान दो, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आर्क की लंबाई, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसके, चाप की लंबाई, और बटे में क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ी हुई है, इसी का यूज करने वाला हूं मैं। मान लो मुझे इस वाले वृत्त में, ठीक है, इस वाले वृत्त का एरिया निकालना हो, तो आप देखोगे कि यहाँ चाप की लंबाई क्या है, पूरी की पूरी, मान लो ये पूरा का पूरा ही चाप है, मैं सिर्फ एक बिंदु ले रहा हूँ और ये पूरा घूम के इस चाप को मान लेता हूँ,
तो यहाँ पे आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, परिधि के बराबर हो जाएगा। तो आर्क लेंथ पेरीमीटर के बराबर क्या है, 2πr, और बटे में पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो भी क्या होता है, 2πr ही होता है, ठीक है। और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, और बटे में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो बच्चों आप देख सकते हो ये दोनों तो बराबर है, कुल मिला के ये एक आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर आ जाएगा πr²। आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा ही सेक्टर है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ये पूरा का पूरा ही सेक्टर है, आप ऐसा मान लो। अगर यही चीज़ को मैं आपको समझाऊँ इस प्रकार से, अगर मैं यही चीज़ को आपको इस प्रकार से समझाऊँ कि अब आप ले लो दो रेडियस, है ना, ओ है, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक। अब आप क्या करोगे, इससे बनने वाले ए ओ बी, यानी कि ये वाला चाप ले लो मान लो, ठीक है, ये वाला अगर आप आर्क लेते हो तो इस आर्क और इस दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला जो एरिया है, यानी कि ये एरिया, ये क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आर्क की लंबाई। आर्क की लंबाई क्या होगी, 2πr पूरे की होती है, और आधे की क्या होगी, πr हो जाएगी, और बटे में पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, और साथ में आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो गया, πr², ठीक है। तो ये πr गया, यानी कि πr² बटे 2, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, जो आपका पहले का एरिया था उसका आधा। इसी प्रकार से इसके लिए भी निकाल सकते हो, ये क्या 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री का अगर मैं आपको बताऊं तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आर्क की लंबाई। आर्क की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो, यहां से लेकर यहां तक आर्क की लंबाई क्या होगी, 2πr बटे 4 हो जाएगी, क्या 2πr/4, है ना। पूरी की पूरी आर्क की लंबाई कितनी है, 2πr है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr/4। तो ये हो गई आर्क की लंबाई, और बटे में पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, और साथ में आ जाएगा एरिया। एरिया कितना है, ये वाला एरिया पक्षांतर हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पक्षांतर हो गया, तो πr² आ जाएगा। फाइनली ये 2πr कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा πr²/4, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसका एरिया जो है वृत्त के एरिया का 1/4 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था ताकि मैं आपको क्या समझा सकूँ, अगर कोई और भी मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं आपके सामने एक ऐसा वृत्त लेता हूँ और उसमें मैं बोलता हूँ कि ये ले लो आप, ये सेक्टर, ठीक है, इस सेक्टर का आपको क्षेत्रफल चाहिए, तो आप क्लियरली क्या बोल सको, सर अगर यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंथ मुझे मिल जाए, ठीक है, अगर ये आर्क लेंथ मुझे मिल जाए तो मैं बता सकता हूँ इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करोगे, आर्क लेंथ पे, है ना। आर्क लेंथ बटे में पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि चाप की लंबाई बटे में परिधि की लंबाई, है ना, और गुणा एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। इसके बेस पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, उसको देखते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये क्या है, एक शंकु है, ठीक है, यानी कि एक कोन है। कोन पे मैंने क्या लगा हुआ है, कैप लगाया हुआ है, एक ढक्कन लगाया है। ये जो हैश वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये ढक्कन है, कैप है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ढक्कन को अलग कर दिया मैंने, दिख रहा है, कैप अलग कर दिया। कैप अलग कर दिया तो ये क्या बच जाएगा आपका, ये एक ऐसा हॉलो कोन बच जाएगा जो अंदर से खाली है, ठीक है। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको यहाँ से बीच से चीरा लगाकर खोल रहा हूँ, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको खोल दिया है। अब ये बंद था, ये बीच की स्थिति है थोड़ी खुलने की, ढक्कन अलग है, कोन अलग है, थोड़ा सा खोल दिया है। और फाइनली जब मैं कोन को अलग कर दूंगा, ठीक है, पूरी तरफ समतल कर दूंगा, ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक सर्कल का एक हिस्सा होगा, ये जो कोन है, कोन के इस कर्व सरफेस को जब मैंने खोला है तो एक सर्कल का हिस्सा बन रहा है, ठीक है, जो कि पूरा सर्कल नहीं है, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं है, कुछ हिस्सा हमने काट के अलग किया। और जब इन दोनों सिरों को मैं मिलाऊंगा तो ये क्या बनता है, कोन बनता है ना। आप लोग करके देख लेना, आप इतना हिस्सा निकाल दो किसी भी सर्कल का, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों सिरों को मिलाओ तो आप देखोगे वो थोड़ा शंकु के आकार में बन जाएगा, जैसे आपके बर्थडे वाली कैप होती है ना, उस टाइप से, बर्थडे वाली कैप होती है उस टाइप से। तो मैंने क्या किया, इस कोन को खोला,
और पूरा खोल दिया। अब इसके साथ क्या आ गया, एक कैप अलग हो गया और ये अलग हो गया। ध्यान दो बच्चों, मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप देखो, पहले जब स्थिति थी तो इस कैप का जो पेरीमीटर था, ये वाला हिस्सा जो मैं अब रेड मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, इस कैप का ये पूरा हिस्सा था, शंकु के ऊपर के हिस्से के ऊपर बैठा हुआ था। बैठा था कि नहीं बैठा था, है ना, यानी कि कोन के ऊपरी जो नीचे का ये बॉर्डर है, इस पे बैठा हुआ था ये ढक्कन, ठीक। मतलब इस वाले के ऊपर वो पूरा कैप क्या हुआ था, बैठा हुआ था इतनी लंबाई के ऊपर। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि यहाँ से लेकर, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए से लेकर ऐसे घूम के या बी की लंबाई कितनी होगी, इसके बराबर होगी, इस कैप के पेरीमीटर के बराबर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना, क्योंकि ये कैप इसके ऊपर बैठा हुआ था, मतलब ये वाला जो गोलाई है और ये वाली जो गोलाई है आपस में बराबर होगी। समझ रहे हो। तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों, और इसी को मैंने ऐसे खोल दिया, तो मान लो ये ए है ये बी है, तो अब मैं आपसे क्या कहूँगा कि बच्चों ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ना, ये आपके इसके पेरीमीटर के बराबर है, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर है। समझ रहे हो। तो ये जो आधार का पेरीमीटर होगा वही क्या होगा, इस, ये क्या है, एक त्रिज्या खंड है, यानी कि एक सेक्टर है, सेक्टर है त्रिज्या खंड। तो इस त्रिज्या खंड के इस चाप की लंबाई, ये जो चाप है ना, यानी कि ये जो आर्क है, इस सेक्टर के आर्क की लंबाई क्या हो जाएगी, इस कैप के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। समझ रहे हो बच्चों, इसका जो पेरीमीटर है और इसका जो चाप का लंबाई है एक बराबर है। समझ रहे हो। तो अगर मैं आपको बोलूं डायमेंशन समझ लो, कुछ कुछ चीजें आपको मैं शंकु के बारे में समझा देता हूं। शंकु में सबसे पहले होता है क्या, एक आधार होता है। तो ये क्या है आपका, ये जो कैप है ये आधार है, यानी कि ये बेस है, ठीक। इसे मैं कहता हूं बेस। ये क्या है आपका, वर्टेक्स है, ठीक। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है, शीर्ष। तो एक आधार होता है, एक शीर्ष होता है, और आधार और शीर्ष दो लाइन से जुड़े होते हैं। पहला ये, इसे क्या कहेंगे हम, ये है आपका स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो ये वाली जो साइड वाली हाइट है ना, ये स्लैंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई। और ये जो परपेंडिकुलर वाली ये जो हाइट है ना, ये वाली जो बीच से सीधी दूरी है, मान लो आपने किसी तंबू को खड़े करने के लिए बीच में बांस रखा हुआ है, तो ये जो सीधी दूरी होती है ना, जो सेंटर तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक। तो जब हाइट बोले आपको तो परपेंडिकुलर हाइट समझना है, यानी कि ऊंचाई समझना है। और जब स्लैंट हाइट बोले, तिर्यक ऊंचाई बोले, तो ये जो टेढ़ी वाली लाइन है ना, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है। समझ रहे हो। तो अब आप देखो बच्चों, यही तिर्यक ऊंचाई है, यही तिर्यक ऊंचाई है, और ये वही तिर्यक ऊंचाई है ना। समझ रहे हो। इसको मैंने खोल दिया, तो ये बी से ओ तक की जो दूरी हो जाएगी, ये ओ तक की, यही क्या है आपका स्लैंट हाइट है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये है एल। स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से, ठीक। और इस हाइट को डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। तो स्लैंट हाइट एल क्या हो जाएगा, इस त्रिज्या खंड का रेडियस हो जाएगा, है ना। इस त्रिज्या खंड का रेडियस हो जाएगा। इस त्रिज्या खंड का रेडियस क्या हो गया, ये हो गया। और वैसे ही इस कैप का रेडियस क्या होगा, कुछ और होगा। इस कैप का रेडियस क्या है, मान लो आर है। समझ रहे हो। इस कैप का रेडियस आर है, इस स्लैंट हाइट का रेडियस क्या है, सॉरी, इस त्रिज्या खंड का रेडियस क्या है, एल है। ऑलराइट। तो इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी, इसको बस मैंने ओपन करके समझाया हुआ है। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूँ डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ध्यान दो बच्चों, अब मुझे क्या चाहिए, इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आपको मैंने बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर लोगे और एरिया ऑफ सर्कल नीचे लोगे, ऑफ सर्कल नीचे लोगे। समझ रहे हो, ठीक है। और जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस क्या है, एल है। समझ रहे हो। तो यहाँ मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, उस सर्कल का एरिया जिसका रेडियस क्या है, एल है। समझ रहे हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर में लिया, एरिया ऑफ सर्कल नीचे में लिया, बराबर क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ
यानी कि आर्क लेंथ क्या होता है बच्चों, चाप की लंबाई। चाप क्या हो जाएगा, मान लो अगर ये है, ये बी है, तो ए से लेकर बी तक की लंबाई, इस चाप की लंबाई बटे में क्या हो जाएगा, परिधि। ठीक है, परिधि को मैं क्या लिख सकता हूं इंग्लिश में, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और इस सर्कल का भी रेडियस क्या होगा, एल ही होगा। ठीक है, तो इस चाप की लंबाई बटे में इस सर्कल, ये जिस पूरे सर्कल का हिस्सा होगा उसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी इस फिगर के बेस पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इतने हिस्से का एरिया चाहिए तो इसके मुझे चाप की लंबाई लेनी पड़ेगी ए से बी तक की, और बटे में परिधि लेना पड़ेगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसको निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। अब मुझे बताओ बच्चों, आर्क लेंथ ए से बी तक की लंबाई क्या आई थी, मैंने आपको बोला था इसके ऊपर जो कैप रखा हुआ था उसका जो पेरीमीटर होगा वो इसके ऊपर बैठ रहा था। थोड़ी देर पहले वीडियो देखा आपने, ए से बी तक की लंबाई क्या थी, उस कैप के पेरीमीटर की लंबाई के बराबर थी। ठीक है, तो कैप का जो, अगर मैं बोलूं रेडियस क्या है इस कैप का, आर है। कैप का रेडियस क्या है, आर है, यानी कि आधार का रेडियस आर है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पेरीमीटर को इस आर्क लेंथ के बराबर समझ के यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर बटे में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल जिसका त्रिज्या क्या है, एल है ना, यानी कि परिधि उस वृत्त की जिसकी त्रिज्या एल है, तो 2 पाई एल हो जाएगा। समझ रहे हो, 2 पाई एल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस सर्कल का पेरीमीटर ले रहे हैं। और इंटू क्या आना चाहिए, ये एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, राइट साइड पे, तो इंटू में आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस क्या है, एल है, तो पाई आर, और साथ में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई एल का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या है, आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, काट लो, क्या क्या कट सकता है, 2 पाई कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक एल है और यहाँ पे 2 एल है, तो एक एल कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई एल इंटू आर, यानी कि आर इंटू पाई एल बचेगा। और अगर अरेंज करके लिख दूं तो पाई आर एल लिख सकता हूं। समझ रहे हो, यहाँ पे आर क्या है, कैप का, यानी कि आधार का रेडियस है। समझ रहे हो, इस कैप का रेडियस आर होगा, और ये एल क्या होगा, ये वाला रेडियस होगा। लेकिन ये रेडियस तो आपको पता है बच्चों, जब शंकु बनाया था मैंने, तो वहां पे क्या था, ये स्लैंट हाइट था। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा, आधार का त्रिज्या, है ना, यानी कि बेस का रेडियस आ जाएगा आर, हाइट आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी एल, और ये होगी पाई। ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन याद करो बच्चों, मैंने तो सिर्फ इस वाले हिस्से, जो नीचे वाला हिस्सा था, शंकु था, उसको खोला था, खोल कर ये बनाया था ना, इसको ओपन कर दिया था तो ये बना था। यानी कि आप क्या बोल सकते हो, सर शंकु का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो इस त्रिज्याखंड के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर एल के बराबर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको यही बताना था मुझे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेशेंस के साथ समझेंगे बच्चों इसको, है ना। ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना ज़रूरी है। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। तो इस शंकु में तीन चीज़ें हैं, ये एल है आपका स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, एच है आपकी ऊंचाई, और आर है आपका आधार का क्या है, त्रिज्या, यानी कि बेस का रेडियस है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर अभी अभी तो निकाले थे, क्या आया था, पाई आर एल आया हुआ था। पाई आर एल कैसे आया, इसको मैंने शंकु को खोल दिया, उससे बन जाएगा त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का निकाल लूंगा क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल बराबर होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, इंग्लिश में रिपीट कर दूं, आपको क्या करना है, कर्व सरफेस को खोलना है। ठीक है, कर्व सरफेस को आप जब खोलोगे तो एक सेक्टर बनेगा, उस सेक्टर का आपको एरिया निकाल लेना है, वो सेक्टर का एरिया जो होगा वही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। समझ में आया क्या, वक्र क्षेत्रफल के बराबर। और वैसे ही अब टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं किसमें, इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो पूरा आ जाएगा एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया था आपका पाई आर एल, और साथ में आ जाएगा एरिया ऑफ बेस, कितना मिल जाएगा आपको, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई आर बाहर निकाल लो, आर प्लस एल बच जाएगा। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर आर प्लस एल। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का। ठीक, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया आता है ये, कर्व सरफेस एरिया आता है ये। ठीक है, अब एक चीज रह गई लास्ट में, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन याद रखेंगे आप हमेशा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के मतलब अगर आप समझ लो कोई एक बेलन है आपके पास जिसकी ऊंचाई h है, अगर एक बेलन है जिसकी ऊंचाई h है और आधार का त्रिज्या भी r है, अगर ये रेडियस r है नीचे का और हाइट क्या है h है, मतलब डायमेंशन लगभग ये दोनों सेम है, एच आर अगर सेम है, सिर्फ आपके पास फर्क क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या है आपका एक बेलन है और ये एक शंकु है। तो आप बोल सकते हो कि सर इसका जो वॉल्यूम होगा ना, इसका जो वॉल्यूम होगा वो 3 गुना ज़्यादा होगा इसके वॉल्यूम से। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो आप बोल सकते हो अगर सर इसमें 3 लीटर पानी आ रहा है तो इस शंकु में कितना लीटर पानी आएगा, 1 ही लीटर पानी आएगा। कब, जब रेडियस और हाइट एक बराबर होंगे। ठीक है, बेलन का रेडियस और इसका रेडियस और हाइट ऑफ कोन और इसका हाइट दोनों अगर बराबर होगा तो इसमें 3 लीटर पानी आ जाएगा, इसमें 1 लीटर पानी आएगा। ठीक है, ये हो गया कंपैरिजन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पता है आपको ये बात, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपसे कभी वॉल्यूम ऑफ कोन पूछे यानी कि आयतन पूछे इसका शंकु का, तो आप बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, डायमेंशन अगर मैं आपको ड्राइंग में बताऊं तो यहाँ पर एक कोन है मान लो अंदर में। ठीक है, यहाँ एक कोन है, तो अब आप देख सकते हो एक कोन का वॉल्यूम ये हो जाएगा, दूसरे कोन का वॉल्यूम ये हो जाएगा, तीसरे कोन का वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो टोटल कितने कोन आ जाते हैं इसके अंदर में, 3 कोन आ जाते हैं। ठीक है, आयतन के हिसाब से बता रहा हूँ, समझ में आया क्या। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बच्चों। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताया बच्चों कि इसका जो बेस है यानी कि आधार है, इसका व्यास दिया हुआ है यानी कि डायमीटर आपको दिया हुआ है। डायमीटर है कितना, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या है आपका डायमीटर है। और आपसे पूछ क्या रहा है, इसकी हाइट बताइए। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हाइट बोल रहा है यानी कि कौन सी हाइट होगी, ऊंचाई होगी एच वाली। समझ रहे हो, कोई भी गलती नहीं करेगा, स्लैंट हाइट नहीं निकालनी है, वो एल होता है। तिर्यक ऊंचाई पूछेगा तो एल निकालेंगे, ऊंचाई पूछ रहा है तो एच निकालेंगे। अभी आपको पता है डी हो गया, एच हो गया। आपको गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, बराबर कितना है 77 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल बराबर 77 पाई। ठीक, तो पाई और पाई तो कैंसल आउट हो गए, आर बच गया, एल बच गया। आर क्या होता है बच्चों, d/2 होता है क्या, हाँ। एल बराबर आ जाएगा आपका 77, ये आ गया इतना। इसको सॉल्व करना है, डी की वैल्यू कितनी है 14 है, तो 14/2 यानी कि 7 आ जाएगा, इंटू एल बराबर 77। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, 7 डिवाइड करेगा ले जाके तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर आ गया 11 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे बच्चों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है, लेंथ हमेशा कितने में आते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये आपको अभी एल मिला है, कौन सा एल मिला है, ये मिला है। ठीक है, आपको एल की लंबाई मिली है यानी कि स्लैंट हाइट। ये क्या है आपका तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, तिर्यक ऊंचाई लेकिन पूछा ही नहीं था आपसे। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि आप बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान दो बच्चों, ये क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है ना, यानी कि एक परपेंडिकुलर वाला जो अंदर से क्या है 90 डिग्री पे है। समझ रहे हो,
तो ये क्या एक लंबवत शंकु है, तो यहाँ पे आपका जो अंदर एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो अगर आपको मैं बोलूँ ये ए मान लो, ये ओ मान लो, ये बी मान लो, तो आप एक ट्राइंगल देख सकते हो ए ओ बी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए ओ बी से क्या लिख सकते हैं, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक। अब ए बी मतलब होता है एल का स्क्वायर और ओ बी मतलब होता है आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए ओ यानी कि एच का स्क्वायर, ठीक। तब अगर कभी भी आपको एच निकालना हो तो आप क्या बोलोगे सर, अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एच का फॉर्मूला, ठीक है। एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा जब भी आपको राइट सर्कुलर कोन मिलेगा, ठीक है। तो एच यहाँ से आप निकाल सकते हो काफ़ी आसानी से, मैं यहाँ निकाल के दे देता हूँ आपको। एच बराबर अंडर रूट एल का स्क्वायर, एल कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे रेडियस कितना 7, तो 7 का स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा 121 माइनस 49, ठीक है। घटाओ कितना बच गया, यहाँ पे बचेगा आपको 72। 72 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, तो ये आप इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा आपको एच का 36 दूना 72, तो 6√2 आ जाएगा, ठीक है ना। 36 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 रह जाएगा अंदर में, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, एच बराबर 6√2 सेंटीमीटर, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे बच्चों। क्या दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कोन शेप्ड हेड like the ones worn by jokers is 7 centimeter and its height is 24 centimeter, then find the area of sheet required to make 10 such hats। समझ में आया क्या, आपको क्या निकालना है, ऐसे 10 हैट बनाने के लिए आपको बताना है कि एरिया ऑफ शीट कितनी लगेगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। हिंदी में बता दूं, एक टोपी है जैसा कि जोकर पहनते हैं या आप बर्थडे में पहनते होगे, वो किस शेप की रहती है, कोन शेप की रहती है, समझ में आया, शंकु के आकार की रहती है। तो उसमें आपको बताना है, दिया गया है 7 सेंटीमीटर क्या है उसका रेडियस है आधार का, और हाइट कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको बताना है कि टोटल एरिया कितना चाहिए आपको उस शीट का जिससे हम ऐसे 10 हैट बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन का डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है, आपको दी गई है हाइट बराबर 24 सेंटीमीटर, बेस का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ हेड्स बनाने 10, तो बताइए टोटल सरफेस ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक हेड बनाने के लिए कितना शीट लगता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 10 हेड बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन आपको क्या क्या दिया है लिख लो बच्चों, हाइट ऑफ हेड लिख रहा हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ हेड क्या हो जाएगा, मान लो h बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक। वैसे ही आपको रेडियस ऑफ हेड लिख लेता हूँ, रेडियस ऑफ हेड बराबर r बराबर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको देखो बच्चों, अगर आपको सिर्फ टोपी बनानी है तो नीचे कैप नहीं बनाना होगा, समझ रहे हो, टोपी सर में पहननी है, ठीक है, तो उसमें गड्ढा होना चाहिए, तो नीचे कैप नहीं बनाना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको बच्चों निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेड क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल। लेकिन एल है क्या आपके पास, नहीं है, एल तो नहीं है भाई, एल कैसे निकलेगा। आपको पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, वी नो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना सिंपल है, एल आ जाएगा आपका यहाँ से अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है 24 है, उसका स्क्वायर कर दो, आर कितना है आपका 7 है, उसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना आता है 576 आई गेस, और यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक। जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 625 आ जाएगा, सॉरी 625। और आपको पता है 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 25 का, ठीक है। तो एल बराबर आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर, है ना। ये एल आपका ये जो है ना स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। अब कितना आसान है देखो, एक हेड का कर्व सरफेस एरिया निकालना, ठीक है।
एक हेड का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकल जाएगा, CSA ऑफ वन हेड बराबर हो जाएगा पाई यानी कि 22/7, रेडियस यानी कि 7, और L यानी कि स्लैंट हाइट वो हो जाएगी 25। तो 7 और 7 कट गया, 25 इंटू 22 कितना आ जाएगा आपका, 25 10 बार में 250, 20 बार में 500 और 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 550। ठीक है, तो आपको एक हेड बनाने के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट चाहिए। ठीक है, एक हेड बनाने के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट चाहिए। तो आपको 10 हेड बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए होगी, 550 इंटू 10, है ना। तो 10 हेड बनाने के लिए आपको चाहिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर का शीट आपको चाहिए, है ना। ये आपकी हो गई एरिया ऑफ 10 शीट्स रिक्वायर्ड, सॉरी एरिया ऑफ 10 हेड रिक्वायर्ड शीट का। ऑलराइट, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे बच्चों। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा ऊंचाई आपकी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आपको क्या दिया हुआ है, बेस है, बेस का एरिया दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो आप बताइए उसका वॉल्यूम कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन का डाटा मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। क्वेश्चन में एक शंकु दिया है, शंकु की हाइट कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं दी गई जानकारी, दिया गया है शंकु की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी है आपकी, हाइट बराबर है 15 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, है ना, और पाई आर स्क्वायर है आपका 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, आपको क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि शंकु का आयतन। अब आपको पता है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, और किसका आयतन, एक बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच आपका बेलन का आयतन होता है, उसका 1/3 कर देंगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, 1/3 है पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों ये पाई आर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ये दिया है क्या, दिया है ना, तो कुछ नहीं करना, इसके क्षेत्रफल को डायरेक्टली यहाँ रख दो, 300 आ जाएगा। ठीक, और h बच गया आपका बच्चों, तो वहां 15 लगा दो, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, तो बच्चों किसी भी चीज को 5 से गुणा करने बोले तो 5 से गुणा नहीं करना है। ठीक है, किसी भी चीज को 5 से गुणा करने बोले तो 5 से गुणा नहीं करना है, क्या करना है, 10 से गुणा करना है और आधा कर देना है, ये काम जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आप 2 से भाग दोगे तो 150 और ये 10, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यूब, सॉरी, है ना, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। क्यों, क्योंकि आपका आयतन क्या होता है, घन सेमी में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो बच्चों इसका आंसर आप वेरीफाई कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए बच्चों। इफ द रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इन सिलेंड्रिकल शेप इज 3.5 सेंटीमीटर, then how many cone of radius 1 centimeter and height 2.1 centimeter can be formed by melting down the rod। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप का रॉड है जिसकी लंबाई है 1 मीटर की। ठीक है, और ठीक 1 मीटर की लंबाई है। ठीक, और रेडियस कितना है उसका, 3.5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि अगर उसको मैं गलाकर शंकु बनाना चालू कर दूं तो ऐसे कितने शंकु बन जाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर और हाइट होगी 2.1 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन का डाटा मैंने आपके सामने लगा दिया है। एक आपका सिलेंड्रिकल रॉड है, यानी कि एक बेलन आकार का एक रॉड है, छड़ है, उसकी लंबाई 1 मीटर दी गई है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसको मैंने गला दिया और उससे अब मैं शंकु बना रहा हूँ बहुत सारे। शंकु का क्या है, देखो शंकु का आपका 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और हाइट है आपकी, ऊंचाई यानी कि 2.1 सेंटीमीटर की है। तो अब आपको बताना है बच्चों कि इससे कितने ऐसे शंकु बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट्स से n नंबर ऑफ
कोन कैन बी मेड। ठीक है, मान लेते हैं n नंबर कोन बन सकते हैं, हमारे पास n संख्या है उनकी। ठीक है, तो आप क्या समझ सकते हो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वॉल्यूम ऑफ n कोन्स, ठीक है, अगर मैं n शंकुओं का आयतन लेता हूं तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ रॉड के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसी को गलाकर शंकु बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ n कोन क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, और एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम एक कोन का। ठीक है, तो यहां मैं R2 ले रहा हूं, किसको, इसको, ये मान लो है R2, और ये क्या है आपका H2 है, ये 2.1 है, ये H2 है। तो कोन को मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसके रेडियस को मैं क्या बोलूंगा, R1, और इसके हाइट को मैं बोलूंगा H1। ठीक है, ओके, तो n इंटू 1/3 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, समझ रहे हो, ये नीचे में सिर्फ नाम है, ठीक है, स्क्वायर ऊपर में एक ही है, तो पाई R स्क्वायर H का पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, और ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रॉड क्या हो जाता है, पाई R स्क्वायर H होता है फॉर्मूला, तो पाई इंटू R क्या है आपका, R1 है, R1 का स्क्वायर इंटू H क्या हो जाएगा आपका, H1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या आएगा बच्चों, पाई और पाई तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ पाई है तो बराबर है। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, R1 का स्क्वायर इंटू H1 बटे में R2 का स्क्वायर इंटू H2, और साथ में आया था ये 1/3 यहाँ नीचे आ गया है ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा पक्षांतर होके, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इंटू 3 लिख रहा हूँ ऊपर में। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है। R1 की वैल्यू कितनी है, 3.5 है, और उसका स्क्वायर है मतलब 3.5 एक बार और आ जाएगा। H1 कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ तो हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक, और साथ में आ जाएगा 3 बटे में आ जाएगा R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 2 बार आ जाएगा, और H2 कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो बच्चों, 3.5 को मैं 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 और 10, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 35, ठीक, इंटू 3 बटे में 2.1, या 2.1 को क्या लिख सकता हूँ, 21/10 लिख सकता हूँ क्या, 21/10, और बटे में 10 है तो ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा। अब इतने हिस्से को सॉल्व कर लो बच्चों, ये 7 तियाँ 21, 7 पंचे 35, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो 35 गुणा 5, तो 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा 175। ठीक, 35 गुणा 5 कितना होता है, 175, और ये आ जाएगा आपका 10, तो 1750 क्यूब क्या बना सकते हो आप, शंकु बना सकते हो। n बराबर आ गया 1750। तो इसका भी आंसर आप वेरीफाई कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप सभी बना लेंगे। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा है तो। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।